फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम कह सकते हैं बाजार में फिर गिरावट हमको देखने को मिली। तो अभी तो बाजार में यही हो रहा है कि एक दिन रिकवरी आती है, फिर वापस बाजार गिर जाता है। कल भी देखा जाए तो कुछ खास ऐसा बाजार बढ़ा नहीं था, लेकिन आज हम कह सकते हैं यहाँ पर बाजार खुला ही नीचे और उसके बाद एक बार भी कोई रिकवरी हमको देखने को नहीं मिल पाई। करीबन 238.25 पॉइंट्स दोस्तों आज निफ्टी ने नीचे बंद हुआ है। ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा निफ्टी आज के दिन गिरा। आप देख सकते हैं साफ साफ शुरुआत ही जैसा मैंने कहा आज हमको नीचे देखने को मिली और उसके बाद लगातार दोस्तों मार्केट्स में फॉल देखने को मिला, लगातार बाजार गिरावट देखने को मिली। जरूर एक बात साफ है कि अगर आप यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो एक बात आपको समझ में आएगी। एक सपोर्ट है जो दोस्तों बाजार ने लिया है, जो आज ऑलमोस्ट दिन का जो लो लगा था 21,793, तो इसको आप मोटा मोटी 21,800 मान सकते हैं कि यहाँ पर बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश किया। लेकिन जैसे मैंने कहा दिन के लोस्ट 21,793 के पास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 21,817 में। तो निफ्टी में आज काफ़ी हमको गिरावट देखने को मिली और बल्कि जो गिरावट थी वो ऐसी थी कि दिन के निचले स्तर पर जाकर आपको आज बाजार में क्लोजिंग देखने को मिली है। वहीं अगर बात करता हूं बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी की सिचुएशन तो कह सकते हैं आज इतनी वर्स्ट नहीं थी। करीबन 191 पॉइंट्स के आसपास बैंक निफ्टी नीचे गिरकर बंद हुआ है। 0.41% के आसपास बैंक निफ्टी गिरा था। एंड स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि एक जोन में ट्रेड होने की कोशिश हो रही थी, जो ये जोन था, बट उसके नीचे फिर आज क्लोजिंग देखने को मिली, तो थोड़ा बहुत गिरावट जरूर आया वहाँ पर। बट आज का जो बैंक निफ्टी का लो था वो 46,258 का था और 46,384 पर अगर बंद हो रहा है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में भी दिन के निचले स्तर पर ही हमको क्लोजिंग देखने को मिली। ऐसा यहाँ पर भी उतना रिलीफ नहीं था, बट ये बात जरूरी है कि आज उतनी गिरावट भी यहाँ पर नहीं थी। मिड कैप की अगर बात करते हैं तो दोस्तों मिड कैप में आज काफ़ी पेन था। करीबन 1.36% मिड कैप इंडेक्स आज नीचे बंद हुआ है। तो अभी भी जो हम लगातार देख रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप गिर रहे हैं, वो अभी भी दोस्तों कंटिन्यू है और लगातार गिरावट जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। मिड कैप आज ऑलमोस्ट 1.36% नीचे 520 अंक से ज़्यादा टूटता हुआ नजर आया और आप देख सकते हैं करीबन 38,335 का आज का हाई था और फिर 37,654 का आज का लो बनता हुआ नजर आया और 37,743 पे अगर यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स की क्लोजिंग आ रही है, तो अगेन यहाँ पर भी सिचुएशन सेम है कि दिन के निचले स्तर पर ही हमको आज मिड कैप की भी क्लोजिंग देखने को मिली है। वहीं स्मॉल कैप की अगर बात करते हैं तो स्मॉल कैप में भी सिचुएशन दोस्तों ऑलमोस्ट सेम थी। 1% तक स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा। ये कह सकते हैं कि मिड कैप के सामने स्मॉल कैप आज कम गिरा। 1% तो यहाँ पर भी गिरावट है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप से कम गिरा, ये बात साफ साफ है। ओवरऑल स्मॉल कैप में भी सिचुएशन सेम थी। तो आज हम ये कह सकते हैं ओवरऑल बाजार में कि आज बाजार काफ़ी जो ट्रेंड था वो नेगेटिव था और बाजार में अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके दिमाग में यही होगा कि गिरावट आखिर हो क्यों रही है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए, पहले तो एक सिंपल रीजन आपको बताता हूँ कि आज से यूएस की जो पॉलिसी मीट है वो स्टार्ट होने वाली है और कल यानी वेडनेसडे को उसका रिजल्ट निकल कर आएगा। तो हमको पता चलेगा कि कल यहाँ पर यूएस फेड क्या करने वाला है। चांसेस क्या है? चांसेस यही है कि जो रेट्स है उसको अनचेंज रखा जाएगा, यानी जितनी रेट थी उतना ही रखा जाएगा। रेट कट की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, ये हम साफ साफ कह सकते हैं। बट ज़रूर ये बात आपको समझना पड़ेगा कि अभी अमेरिका के मार्केट्स तब भी ठीक कर रहे हैं, बट हमारे मार्केट्स में अलग सा पेन देखने को मिल रहा है। लेकिन आज इतना पेन क्यों देखने को मिला, इसके पीछे के कुछ 5 बड़े रीजन है जो आपको बताता हूँ। पहली बात क्या है, आज दोस्तों बैंक ऑफ जापान ने अपना जो 17 साल का गैप, 17 साल के बाद आप ये कह सकते हैं, मतलब 17 साल के बाद बैंक ऑफ जापान ने उनके नेगेटिव इंटरेस्ट रेट को हटाया है। जी हाँ, उन्होंने अपने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट को हटाया है। तो ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कि जो देश इंटरेस्ट रेट को नेगेटिव रखता है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप बैंक ऑफ जापान के अंदर अपने पैसे रख रहे हैं तो आपके पैसे बेसिकली ज़्यादा तो नहीं होंगे, कम ही होते हुए नजर आएंगे, बिकॉज वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो नेगेटिव में है, राइट। जैसे हमारे यहाँ पे तो पॉजिटिव में होती है, जैसे कि आप एफडी करवाते हैं तो 7% का आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, 8% मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर बैंक ऑफ जापान में इंटरेस्ट रेट ही नेगेटिव थे। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर बैंक में पैसा डालने के बाद 100% आपका पैसा कम होता, लेकिन उनके द्वारा उसको हटा दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो नो डाउट दिख रहा है कि जापान में भी इन्फ्लेशन आपको इतना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि उनको अपना जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है वो हटाना पड़ा। और आज दोस्तों हुआ क्या, जो 0.10 नेगेटिव में था उसको हटाकर उनके द्वारा आप कह सकते हैं प्लस में लेके आ गए। बट ये सेलिंग प्रेशर लेकर आ गया पूरे एशिया ओवरऑल स्टॉक मार्केट्स के अंदर। स्पेसिफिकली निक्के आज बच गया, बट बाकी सब में गिरावट हमको साफ साफ देखने को मिली। दूसरी बात, एफओएमसी मीटिंग होने वाली, आपको बता दिया मैंने कि एफओएमसी की मीटिंग होने वाली और यही देखना है कि किस तरीके का वहाँ पर स्टैंस रहता है। स्पेसिफिकली देखिए, इनकी कमेंट्री हमको देखनी है कि क्या उनका बयान निकल कर आता है और उनका मानना क्या है, राइट। क्योंकि अभी हम कह सकते हैं कि जो भी बाजार को ऊपर या फिर नीचे करेंगे वो कौन करेगा, जेरेमी पॉवेल, बिकॉज इनके द्वारा जो भी कहा जाएगा उसका आपको असर देखने को मिलेगा सिंपल मार्केट्स के अंदर। तो यही देखना है कि इनका ओवरऑल स्टैंड क्या रहता है। क्या ये कह देते हैं कि अगली बार हम ये देख सकते हैं कि हमको नेगेटिव इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है उसको क्या कट करना है, क्या ऐसा बोल सकते हैं? ये देखने वाली बात होगी जब हमको पता चलेगा। बट ज़रूर इसकी एक्सपेक्टेशन जैसा मैंने कहा कम है, ये बात हम साफ कह सकते हैं।
तीसरी बात क्या है? तीसरी बात सिंपल सी है, देखिए हमारे यहाँ पर आपको पता ही है कि 31 मार्च यानी आईटीआर फाइलिंग की डेट होती। सो आईटीआर फाइलिंग के कारण भी दोस्तों बाजार मानते हैं। वैसे देखिए मार्च का पूरा महीना ऐसा माना जाता है कि हमेशा से ही गिरावट देखने को मिलती है, प्रॉफिट बुकिंग चलती रहती है, बिकॉज आपको पता है अभी एडवांस टैक्स हुआ, अब इसके बाद आईटीआर का यहाँ पर फाइल करना है। तो नो डाउट देखिए ये सब चीज़ें होती है जिसके कारण भी माना जाता है कि पूरे मार्च के पूरे महीने के अंदर गिरावट हमको साफ साफ देखने को मिलती है। तो ये भी बात है। चौथी बात है एशियन मार्केट्स का वीक होना। अब ये कह सकते हैं कि देखिए हमारे अगर ग्लोबली भी सिचुएशन थोड़ी सी पैनिक में आपको देखने को मिलेगी, थोड़ी सी खराब देखने को मिलेगी, तो उसका असर देखने को मिलेगा। बिकॉज आज जैसे ही जापान ने ये अनाउंसमेंट किया उसके कारण पूरे एशियन मार्केट्स में भी गिरावट देखने को मिल गई एंड नो डाउट उसका असर जो है वो हमको पड़ता हुआ नजर आया। और आखिरी बात क्या है, वीकनेस है ब्रॉड मार्केट के अंदर। ब्रॉड मार्केट का मतलब क्या है कि मिड कैप इंडेक्स ये लगातार करेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, बाजार के सेंटिमेंट थोड़े से डाउन दिख रहे हैं अभी, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं जो आई थिंक यहाँ पर गिरावट दिखा रही है। बिकॉज लगातार आप खुद नोटिस करेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स 10% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, मिड कैप इंडेक्स एक महीने में 5.60% करेक्ट हो चुका है। तो ओवरऑल जो बाजार का सेंटिमेंट है वो अभी थोड़ा सा नेगेटिव हमको देखने को मिल रहा है। रीज़न सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जिस तरीके से सेबी का बयान निकल कर आया था उसके बाद जो स्ट्रेस टेस्ट हुआ, ये सब चीज़ों ने थोड़ा सा मूड माहौल ख़राब किया है और अभी भी हम कह सकते हैं उससे ऊपर मार्केट नहीं आ पा रहा है। और जैसे मैंने कहा स्पेसिफिकली माना क्या जाता है कि मार्केट मार्च के महीने में इसी प्रकार का रहता है। तो ये कह सकते हैं कि देखिए मार्च का महीना है, थोड़ा सा पेन सहना पड़ेगा, बट उसके बाद ओवरऑल ये है कि रिकवरी आने की पूरी पूरी आसार मुझे देखिए नज़र आते हैं। ये बात साफ मुझे दिखती है, राइट। इसके अलावा भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है जो हो सकता है कि ज़्यादा लोग बात ना करें, लेकिन वो ये है कि हमारे यहाँ पे एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देखिए एक होता है एफआईआई जो डेटा रोज आता है, लेकिन एक होता है एफडीआई। देखिए एफडीआई ज़्यादा स्टेबल मान जाता है, राइट। हमारे यहाँ पर एफडीआई का जो इन्वेस्टमेंट है, जो एफडीआई इनफ्लो है, वो थोड़ा सा स्लो हो रहा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि यहाँ पर जब भी हम कह सकते हैं एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं आता है, फिर इनफ्लो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो उसको अच्छा नहीं मान जाता है किसी भी कंट्री के लिए, जो एग्जैक्टली हमको भी देखने को मिल रहा है, राइट। देखिए किसी भी एफडीआई के आने के लिए क्या चाहिए, देखिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली तो वो कौन से देश है, राइट, पहला वो कंट्री कैसा है, दूसरा उस कंट्री में ग्रोथ कैसा देखने को मिल रहा है, स्पेसिफिकली मैं कह सकता हूँ जीडीपी कैसा कर रहा है, राइट। हमारी कंट्री ओवरऑल स्टेबल कंट्री आप सबको बताइए। दूसरी बात जीडीपी की ग्रोथ दोनों बढ़िया देखने को मिल रही है। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो तो टिक होते हैं, बट हो क्या रहा है अभी भी उसके बावजूद भी जो एफडीआई का इनफ्लो है वो इंडिया के अंदर स्लो होता हुआ नजर आ रहा है। जो आरबीआई का डेटा है उसमें इंडिया का ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो जो देखने को मिला पिछले शुरुआत के 6 महीनों के अंदर, ओवरऑल जो डेटा निकल कर आया था वो करीबन $10.1 बिलियन के आसपास आया। अगर इसको परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं ऑफ इट्स जीडीपी, तो जो ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो है वो बेसिकली 1% से भी कम देखने को मिल रहा है, राइट। तो हमारा जो नेट एफडीआई है वो करीबन 0.6% देखने को मिला इस पीरियड में। इससे पहले वाले अगर आप कंपेरिजन करते हैं इसको वियतनाम से, तो वहाँ पर 4.5% तक हमको देखने को मिल रहा है। तो ये बात साफ है कि हमारे यहाँ पे जो एफडीआई का इनफ्लो देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा कम है, स्लो होता हुआ नजर आ रहा है, बेसिकली 1% के नीचे जा चुका है, ये हम साफ देख सकते हैं। अभी कितना हो चुका है, 1% से नीचे, ओवरऑल कितना 0.6% हो चुका है। तो 0.6% कोई अच्छी बात नहीं है, राइट। कारण क्या हो सकता है कि एफडीआई का इन्फ्लो नहीं आ रहा है? देखिए एक कारण जो ज़्यादा बड़ा मान जाता है वो यही है कि इंडिया अभी भी फ्री ट्रेड डील्स नहीं कर रही है। ये एक चीज़ है जिसको नेगलेक्ट किया जा रहा है और एक मेजर फैक्टर है कि क्यों देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया को अट्रैक्टिव नहीं मानते हैं एफडीआई के तौर पे, राइट। तो ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर एफडीआई लगातार बढ़ता जा रहा है, राइट। और अगर ये बात जैसे मैंने आपको कहा कि एफडीआई क्या होता है, एक स्टेबल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं जो फॉरेन से आता है रेदर देन एफआईआईज, बिकॉज एफआईआईज और एफडीआई में आपको कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है, बट एफडीआई डिफरेंट होता है, एफआईआई डिफरेंट होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जो इंपॉर्टेंट देखिए कंट्री के पॉइंट्स होते हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये एक ज़रूर चीज़ें हैं जिसको देखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है, बट मेरे सबसे ये भी एक रीज़न है कि एफडीआई का इन्फ्लो आना चाहिए जो अभी स्लो हो चुका है। बाकी कुछ स्टॉक्स जो आज एक्शन में थे उस पर बात करते हैं, जिसमें टीसीएस में आज बड़ी ब्लॉक डील हुई जिसमें टाटा सन्स के द्वारा दोस्तों स्टेक सेल करी गई है, ये बात साफ है। अब यही देखना होगा दोस्तों कि यहाँ पर किन के नाम निकल कर आते हैं इस स्टेक सेल में जिनके द्वारा खरीदा गया है शेयर, वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। बट ठीक है, आज शेयर में गिरावट देखने को मिली क्लोज टू 4.37%, बिकॉज इस प्रकार की बड़ी ब्लॉक डील हमको देखने को मिली। तो शुरुआत ही इसकी गैप डाउन हुई और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि कोई रिकवरी देखने को मिली। पूरा आईटी पैक ही आज काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया था, बिकॉज नो डाउट देखिए टीसीएस जो सेक्टर लीडर है अगर वो खुद नीचे जाएगा तो नो डाउट उसका असर आपको साफ साफ देखने को मिलेगा, जो एक्जैक्टली आज हमको पड़ता हुआ नजर है पूरे मार्केट्स के अंदर, राइट। बट एक और इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई है पतंजलि फूड्स पे। जी हाँ, पतंजलि फूड्स आज ऑलमोस्ट 4.24% गिरा है और पतंजलि फूड्स के प्रमोटर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। क्या खबर है ये? तो दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट, मतलब उनके द्वारा साफ साफ कहा गया है कि जो
कंपनी के प्रमोटर है बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णन, उनको व्यक्तिगत तौर पे अदालत में पेश होने के जो आदेश है वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दिए गए हैं। अब देखिए क्या हुआ क्या था, जिनको नहीं पता है कंटेक्स्ट क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर हाल ही में पतंजलि के एडवर्टाइजमेंट को लेकर कुछ केस किया गया और इसमें ये केस किया गया कि जो पतंजलि है वो भ्रामक यानी गलत टाइप के विज्ञापन देती है, गलत चीज़ों को क्लेम करती है और इस पर अदालत ने उनको निर्देश दिया था कि 27 फरवरी को भ्रामक विज्ञापन ब्रॉडकास्ट करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद की आलोचना के बाद आया ये पूरा फैसला था। और अब दोस्तों पतंजलि कह सकते हैं जो माना नहीं गया, इसलिए कोर्ट ने उसको कंटेम्प्ट माना और अब खुद यहाँ पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को पेश होना पड़ेगा। तो इसके कारण दोस्तों आज शेयर में इस प्रकार की बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली। अब जब भी नेक्स्ट हियरिंग होगी इसकी, तब उनको पेश होने के ऊपर कहा गया है। अब लेट्स सी इसके आगे होता क्या है, बिकॉज जो मैंने कहा कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए पतंजलि आयुर्वेद के सामान और उनके मेडिकल प्रभावों के विज्ञापनों से संबंधित अवमानना कार्रवाई यानी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को व्यक्तिगत रूप से उनके समक्ष पेश होने को कहा है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे होता क्या है, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या बड़ा एक्शन इनकी तरफ ऊपर लेता है, ये देखने वाली बात होगी। तो लेट्स सी होता क्या है। तो फ्रेंड इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।